अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतज़ार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि शो के शुरुआत पे हमने कोई ना कोई ऐसी बात करनी होती है जिससे न सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफा हो बल्कि आपकी ज़िंदगी भी उससे बेहतर गुजर सके। कोई सबक आमोज़ गुफ्तगू जो है वो हमने करनी होती है, उससे दीन, दुनिया और आखिरत तीनों चीज़ों को जो है वो संवारने की कोशिश की जाती है। तो जनाब, आज का मैसेज हमारा आपके लिए ये कि हमेशा अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए। गुस्सा जो है वो इंसान को अंदर ही अंदर से खा जाता है और बाज़ औक़ात गुस्से में निकले गए हुए लफ्ज़ जो है वो अगले के दिल पे ऐसी दरार डालते हैं कि जितना मर्जी प्यार से उसे भरने की कोशिश की जाए सारी उम्र वो नहीं भर पाती। और बाज़ औक़ात गुस्से में बच्चों के सामने जब आप गुफ्तगू करते हैं तो वो आपसे बहुत कुछ देख के सीखते हैं, तो उनकी सीख में अच्छे से इजाफा करें, ना कि बुरा लक कोई भी बोल के या फिर कोई भी बुरा सबक दे के उनकी गुफ्तगू उनके जहन पे जो है वो बुरे असरात जो डाले जाएं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसे कि आपको पता है, शहर फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और तीसरे बड़े शहर के अंदर स्पोर्ट्स के हवाले से कितनी एक्टिविटीज़ हैं जो कि जारी सारी हैं, और इसके साथ साथ कितने ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स की क्या सूरत हाल है, ख़वातीन के लिए क्या सूरत हाल है, मर्द हजरात के लिए ग्राउंड जो है वो कितने मुख्तस किए गए, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो या फिर एथलेटिक्स की गेम्स हों, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ जो कारोबारी ताजर बरादरी जो है उनकी जानिब से टैक्स के मामलों के ऊपर हमेशा से बड़े इश्यूज़ उठाए जाते हैं और कहा जाता है कि जितने लोग NTN होल्डर्स हैं जो रिटर्न्स फाइल करते हैं उनको ज़्यादा नरगे में लाया जाता है और ज़्यादा टैक्स वसूली उनसे की जाती है। उनका ये कहना है, इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं, ये भी आज के शो में जानेंगे। तो हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अली रज़ा साहब मौजूद हैं। अली रज़ा, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ उमैर अजमत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। उमैर, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो अली रज़ा से स्टार्ट करते हैं। अली रज़ा, क्या कहेंगे हमारे शहर के स्पोर्ट्स की सूरत हाल के हवाले से? मुतमिन है आप? कितने ग्राउंड्स हैं? पहले ग्राउंड्स की सिचुएशन के हवाले से बताइएगा, फिर बारी बारी सारी स्पोर्ट्स के ऊपर जो है वो नज़र दोहराएंगे। हनान, अगर मैं इंतज़ामिया की बात करूं तो ज़िला इंतज़ामिया से मैं बिल्कुल मुतमिन नहीं हूँ खेलों के मतलब। मतलब सोचा करते थे कि शायद खेल जो हैं वो दिन ब दिन बेहतर होंगे, लेकिन अब जो सूरत हाल देखी जा रही है, यकीन करें ग्राउंड्स में बच्चे अब दिखाई नहीं देते, बहुत कम होते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ज़िला इंतज़ामिया की अदम तवज्जो, प्लेयर्स जो हैं वो अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर जो है वो जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों कुछ प्लेयर्स ने सोशल मीडिया पे ये कैंपेन भी चलाई थी और बाकायदा तौर पर वीडियो मैसेज के ज़रिए ये मैसेज भी दिया था कि हम लोग जो है वो मजबूरन फैसलाबाद छोड़कर दूसरे शहर की तरफ जो है वो जा रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि फैसलाबाद में वो हमें चीज़ें नहीं मुहैया की दी जाती जो हमें दूसरे शहरों में जो है वो मिलती है। इसमें एक बात ये भी कि अगर ग्राउंड की मैं बात करूँ तो ग्राउंड जो है वो हमारे पास इक्का दुक्का है, जहाँ पे बॉयज़ ने जो है वो पंजे जमाए हुए और कुछ ख़ास जो शख्सियात हैं उनको जो ग्राउंड जो मिलते हैं। आम एक बंदा, एक आम शहरी के दिल में अगर किसी की ख्वाहिश है कि उसने बोड़ा वाली ग्राउंड या अकबार स्टेडियम में खेलना है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल है, या तो वो फ़ीस अच्छी खासी भरेगा फिर उसके बाद खेलेगा। तो ग्राउंड एक ऐसा मैसर होना चाहिए जहाँ पे लोग इजीली जो है वो फ्री ऑफ कास्ट गेम कर सकें। कोई भी अगर है, अगर आप सईद अजमल अकेडमी की बात करें तो उसकी भी फ़ीस अलग से है। इसके साथ बोड़ा वाली ग्राउंड है और 208 चक का एक ग्राउंड है। तमाम ग्राउंड्स में जो है वो फ़ीस अगर पे होगी तो ग्राउंड में आप खेल सकेंगे। इसका मतलब ये है कि आप जो नॉर्मल क्लब है, जहाँ से ग्रास रूट से जहाँ से प्लेयर का आगाज़ होता है, उन प्लेयर्स के लिए जो है वो खेलने के लिए कोई जगह नहीं है। वो बेचारे मायूस होकर या तो फिर घरों में बैठ रहे हैं, जितना जितना जिसका हिस्सा मिल रहा है वो ले रहा है और वो जा रहा है। तो बड़ी मायूसकन बात है कि हमारी गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड लोग यहाँ पे हमारे शो में बैठे थे। DC साहब ने स्पेशली खुद कॉल करके जो है उनको अपने ऑफिस में बुलाया। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, बड़े लेवल का ऑफिसर खुद इन्वॉल्व हो रहा है कि यार इनके मसाइल है तो हल करना चाहिए। DC साहब इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन इनके मुतलका डिपार्टमेंट क्यों नहीं इन्वॉल्व? देखिए, DC साहब इन्वॉल्व हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन DC साहब को चाहिए कि वो अपने तौर पर तो इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन जो नीचे अमला काम कर रहा है उनको भी थोड़ा सा खींचे कि आपकी जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी मैं अदा कर रहा हूँ। उनकी जिम्मेदारी है कि अगर किसी को मसला है, किसी स्क्रीन पे अगर कुछ चल रहा है या उनके पास कोई चीज़ पहुंच चुकी है, उसका हल किस तरीके से निकालना है। आपने DC की बात सुनी, DC ने कह दिया। DC का ये भी काम बनता है कि अपने अमले को कहे कि ये तमाम चीज़ें उसने देखनी है, उसके बाद अगर कोई बड़ा इशू आता है फिर तो DC इन्वॉल्व हो। लेकिन बात यह है कि अगर मैं DC साहब अच्छी बात है कि इन्वॉल्वमेंट करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिसने 12 फेस्टिवल के बाद मैंने आज तक DC साहब को किसी टूर्नामेंट
किसी मैदान या किसी भी एक्टिविटी का इफ्तिताह करते नहीं देखा, वरना ये ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान होते हैं, कुछ भी एक्टिविटी हो तो फीता काटने के लिए पहुंच जाते हैं डीसी कमिश्नर। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं कोई 3 से 4 माह हो चुके हैं जश्न बारा फेस्टिवल को, या 2 माह हो गए हैं, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई भी ऐसा इवेंट नहीं है जहाँ पे डीसी साहब ने फीता काटा हो कि इसका इफ्तिताह मैं कर रहा हूँ खेलों की एक्टिविटी का। लेकिन सिर्फ सवाए समर कैंप के अलावा फैसलाबाद में उस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा, यानी स्पोर्ट्स के हवाले से कोई बड़ा इवेंट नहीं हो रहा। सिर्फ समर कैंप हो रहे हैं जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जानब से दिए गए। बजट्स नहीं है, बजट्स भी हम कह सकते हैं, अगर बजट्स की बात करें तो बड़े अफसोस की बात है कि जिला काउंसिल का 4 करोड़ जो 40 लाख था वो बगैर इस्तेमाल किए वापस चला गया। तो आप ये किसी को नहीं कह सकते कि हमारे पास बजट नहीं है। ये सिर्फ एक फक्की है जब कोई प्लेयर जाता है, जब कोई अपना हक मांगने के लिए जाता है कि हम बच्चों के लिए कुछ करवाना चाहते हैं, पहले तो ये कहते हैं कि आपके स्पॉन्सर कौन कौन से हैं, उनसे पहले जान पूछ की जाती है कि जी आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं। उसके बाद अगर कुछ बने तो फिर कहते हैं कि जी हमारे पास तो फंड ही नहीं है, हम फंड दे ही नहीं रहे। तो वो बेचारा कोई बंदा क्यों यहाँ पे इवेंट करवाएगा जब उसको आप सपोर्ट, यहाँ तक कि आप उसको ग्राउंड नहीं दे रहे फ्री में। मैं इवेंट करवा रहा हूँ या कोई और इवेंट करवा रहा है, कोई मुतलका बंदा आ रहा है, उसने अगर ग्राउंड में कोई एक्टिविटी करवानी है आप उसको कम से कम ग्राउंड तो फ्री दें, ताकि वो अपने जो दूसरे टूर्नामेंट की चीज़ें हैं वो मुकम्मल करे या दूसरे खेलों की एक्टिविटी में शामिल करे। लेकिन ना तो आप ग्राउंड दे रहे हैं बच्चों को ना। और इसमें एक और बात हनान पिछली दफ़ा भी आपने काफ़ी हाईलाइट की थी और उस पर ये भी बात हुई थी कि आप आइएगा, हम लोग इस पर बात भी करेंगे, वो ये थी कि ख़वातीन के लिए अभी तक ग्राउंड नहीं मिल सका हमें। उसमें भी हमें जो है वो फक्की दी गई कि जी ठीक है जी, वो जो इंतज़ामिया है उनका ये कहना था, जो डॉक्टर अकेडमी है फैसलाबाद में वो काम कर रही है, इसके अलावा और भी है। लेकिन इस पे अगर ज़िला इंतज़ामिया रीजन की जानब से बॉयज़ के लिए एक बनाया गया है कैंप, तो गर्ल्स के लिए भी एक बनाया जाए जो सरकारी तौर पर फ्री ऑफ कास्ट वहाँ पे बच्चियों को गेम करवाई जाए। अब फैसलाबाद के 3 से 4 ग्राउंड हैं, बच्चियाँ खेल कहाँ पे खेलें, वो किस ग्राउंड में जाके जो अपनी क्रिकेट का जो है वो कर सके, क्रिकेट के ग्राउंड में खेल सके। मार्शल आर्ट तो चलो एक इंडोर गेम भी हो जाती है, यहाँ पे लोग खेल लेते हैं, लेकिन अगर क्रिकेट या हॉकी या कुछ ऐसी अगर एक्टिविटी करनी तो वहाँ पे लड़कियाँ कहाँ पे जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उमैर अजमत भी हमारे साथ मौजूद है, उमैर से भी गुफ्तगू करते हैं। उमैर, क्या कहेंगे आप, हमारे शहर में जो कारोबारी तबका है उनकी तरफ से जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन FBR की तरफ से की जाती है उस पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए जाते हैं, क्या कहेंगे? देखें, ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं ये पहले दिन से ही हैं, आज भी हैं और आने वाले दिनों में भी ये तहफ़्फ़ुज़ात इसी तरह से रहेंगे। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो आप कह लें कि हमारे यहाँ टैक्सेस का निज़ाम या कारोबारी सिस्टम जो है वो आइडियल सिचुएशन है नहीं यहाँ पे। दूसरी बात, हमारी इकानमी जो है उसकी आज तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकी। मिसाल के तौर पे आप देखें, हमारे घंटाघर के 8 बाज़ार हैं, बड़ी मार्केट्स, बड़ा कारोबारी हब फैसलाबाद का वही है और ये पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, मुल्क का तीसरा बड़ा शहर है। और इसकी बेशतर जो कपड़ा मार्केटें हैं, और सिर्फ छोटी नहीं, कोई पथारे या ठेले वगैरह नहीं, बड़ी दुकानें और उसके साथ जो होल सेलर्स हैं उनका भी सिस्टम जो है वो मैनुअल ही आज तक चल रहा है। मतलब वो आपको कोई इलेक्ट्रॉनिकली इनवाइस नहीं देंगे जिसमें वो टैक्स की डिटेल्स हों, बल्कि होगा ये कि उनमें से बेशतर की तो टैक्स रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी। ये एक चीज़ आ गई, ये नेग्लिजेंस है इदारों के एंड पे भी और बिजनेस कम्युनिटी के एंड पे भी, और तीसरा उसके साथ साथ पब्लिक के एंड पे भी कि आवाम को या होलसेलर से जो कारोबार कर रहे हैं वो तो कम से कम बिजनेस क्लास लोग हैं, कुछ छोटे दुकानदार हैं, वो तो कम से कम इस चीज़ की हाउ ना उनको होनी चाहिए। वो सवाल करें कि भाई मैं आपसे ख़रीदारी कर रहा हूँ, मैंने 2 लाख का कपड़ा ख़रीदा है या 1 लाख का कपड़ा ख़रीदा है, मुझे इसकी प्रॉपर रसीद दें, मुझे इसकी इनवाइस दें जिसमें सेल्स टैक्स की डिटेल्स हों। लेकिन ऐसा नहीं होता, ना तो वो लोग डिमांड करते हैं और ना ही वो दुकानदार जो है वो फ्राहम करते हैं। दूसरी साइड पे आ जाते हैं, आप देखें फैसलाबाद कितना बड़ा शहर है, डिवीज़न की आबादी लगभग 2.25 करोड़ के करीब है। कारोबार करने वाले लोगों की तादाद देखें, यहाँ पे सैलरीड पर्सनस की तादाद देखें जिसमें सरकारी महकमों के, गवर्नमेंट और उसके साथ साथ जो प्राइवेट फैक्ट्रियों के या दफातर के मुलाजमीन आप उनकी तादाद देखें, और उसके बरक्स अगर आप टैक्स देने वालों की तादाद देखेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख भी नहीं है। 2 लाख कुछ हज़ार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होती है 2021-22 के लिए, जो कि 30 जून पे साल ख़त्म हुआ है।
और उसमें से भी बड़ी तादाद ऐसी है, 1 लाख के करीब ऐसे हैं जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं, सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है, और उनकी जो टैक्स है वो तनख्वाह मिलने से कबल ही मुतलका इदारे काट लेते हैं। पीछे मुश्किल से 1 लाख बंदा रह जाता है जो टैक्स पे करता है। आप देखें, 2.25 करोड़ आबादी का डिवीजन है, सनती हब है, वहाँ से अगर 1 लाख बंदा टैक्स दे तो किस तरह से इस मुल्क की मईशत चलेगी, किस तरह से पाकिस्तान की आमदन जो है वो बेहतर होगी। तो ये नेग्लिजेंस टैक्स पेयर के एंड पे है, उसकी वजह से हमारी आमदन जो है वो बुरी तरह से मुतासर होती है, सरकार का रेवेन्यू मुतासर होता है। दूसरा इशू जो आपने कहा कि टैक्स गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके बाद टैक्स चोरी बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ कल्चर भी है, और उसके बाद दीगर वजूहात भी हैं, कुछ चेन सिस्टम भी पूरा नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह के मामला जो हैं वो होते हैं। FBR की जानिब अगर आ जाते हैं तो उनकी भी नेग्लिजेंसीज बहुत ज़्यादा है कि FBR के अफसरान जो हैं या मुलाजमीन हैं वो बजाय इसके कि अपनी ज़िम्मेदारी सारा अंजाम दें, वो क्या करते हैं कि जो 1.5 लाख बंदा टैक्स नेट में रजिस्टर्ड है, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, वो ऑडिट भी उन्हीं लोगों के करते हैं, जुर्माने भी उन्हीं को होते हैं, और वो लाखपति या करोड़पति लोग जो कि टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड हैं उनसे पूछने वाला कोई नहीं है। तो फिर उसका नतीजा ये निकलता है, वो लोग जो टैक्स पे करते हैं वो उस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। एक तो ये होता है कि FBR के नोटिस से या उसकी हरासमेंट से, दूसरा ये होता है कि जब सरकार की जानिब से एक बजट बनाया जाता है या लोगों से राय लेने का वक्त होता है स्टेक होल्डर से, उस वक्त उनसे कोई राय नहीं ली जाती। अगर राय ली भी जाती है तो उनकी किसी तजवीज़ पर अमल दरामद नहीं होता। आप ये देखें 2023-24 का ये बजट जो है जब तैयार किया गया स्टेक होल्डर से, वो रस्मी तौर पे तमाम को ख़त लिखे गए हुकूमत की जानिब से भी, FBR जो कि सबसे बड़ा टैक्स कलेक्टर है उनकी जानिब से भी, कि आप अपनी तजावीज़ दें। लेकिन जब तजवीज़ दी गई, आप देखें पाकिस्तान टैक्स बार जो कि पाकिस्तान के टैक्स कंसल्टेंट्स की, टैक्स माहिरीन की सबसे बड़ी यूनियन है, उनकी भी एक तजवीज़ इस बजट में अप्रूव नहीं की गई। जब स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेंगे तो उससे फिर उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो होंगे, और ये तहफ़्फ़ुज़ात आए दिन जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस पे जब तक इदारे जो है वो नोटिस नहीं लेंगे, उनकी मुश्किलात को हल नहीं किया जाएगा, ये सिचुएशन इसी तरह रहेगी। बिल्कुल ठीक कहा, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल हम उमैर अजमत जो हैं वो क्योंकि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं तो तजिया मुकम्मल उन्होंने देना होता है। तो मुझे ये बताइएगा अली आप कि सूरत हाल ख़वातीन के हवाले से मैं जानना चाहूँगा, क्या स्पोर्ट्स वुमेन की तादाद फैसलाबाद में स्पेशली इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है? मैं यही तो कह रहा हूँ, जो अच्छा प्लेयर बनता जा रहा है वो यहाँ से शहर से जो छोड़ के स्कैटर्ड हो रहा है, निकलता जा रहा है और यहाँ पे कोई प्लेयर्स नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वो क्या कहते हैं पंजाबी में छान बुरा जो है वो रह गया। तो प्लेयर्स तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं। अगर यही मैं बॉयज़ की भी बात करूँ तो बॉयज़, लेकिन जब भी बात होती है ना स्पोर्ट्स की, किसी टूर्नामेंट में चले जाएं, किसी कॉम्प्लेक्स में चले जाएं, नजर नहीं वो शख्स आते, लेकिन नाम राना हमाद हो रही होती है हर जगह। देखिए डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर है, जारी बात है कम्प्लेक्स और ग्राउंड जो है उनके अंडर है, तो उनका नाम तो होगा, वो हो या ना हो, फ्लैक्स में उनकी फ़ोटो तो ज़रूर लगेगी। क्योंकि अगर उनकी फ़ोटो ना लगी तो आप ग्राउंड में जारी बात है आप नहीं आ सकते और उसका हिस्सा नहीं बन सकते। राना हमाद कर सकते हैं जारी बात, डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, उनका नाम तो आएगा। लेकिन अगर मैं ओवरऑल इस पे बात करूं, प्लेयर्स की बात करूं, तो प्लेयर्स के दुख की बात यह है कि प्लेयर्स के लिए बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप बोड़ा वाली ग्राउंड में चले जाएँ, सिर्फ वो एक बना दिया गया जहाँ पे चेयर्स, जहाँ पे प्लेयर बैठ के मैच देखते हैं वो चेयर्स टूट चुकी हैं, वहाँ पे खेलने के लिए कोई इतनी खासा जगह नहीं है। हमारे सिर्फ 3 से 4 ग्राउंड है, लेकिन सिर्फ हम क्रिकेट ही को क्यों प्रमोट। अब हॉकी स्टेडियम की हम आवाज़ बने, प्रोग्राम में उठाया उसको और वो बड़ी अच्छे तरीके से वो उसको मुकम्मल कर लिया गया है। अब ऑलरेडी प्रैक्टिस भी वहाँ पे शुरू हो चुकी है। लेकिन जो मेन जगह थी, जो हॉकी स्टेडियम का अंदर वाली जगह थी, जहाँ पे मेन जगह पे एस्ट्रोटर्फ लगनी थी, उस पर काम ही शुरू नहीं हुआ। वो पता नहीं किस वक्त जो है वो जो बिल्डिंग है वो गिर जाए। तो इसकी तरफ तवज्जो देनी होगी इंतज़ामिया को। देखिए अगर आपके पास तमाम चीज़ें दी गई हैं, आप पे जिम्मेदारी है, तो आपने जिम्मेदारी उसको अदा करना आपका हक बनता है। आप इस चीज़ के ही पैसे ले रहे हैं दफ्तरों में बैठ के, तो इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए ज़िला इंतज़ामिया को, DC फैसलाबाद को, ख़ासकर कमिश्नर साहिबा जो हैं उनको भी चाहिए। मैंने फेस टू फेस, मैंने पहले भी आपको बताया था, फेस टू फेस उनको ये मसाइल बताएं कि फैसलाबाद में खेलों के बड़े मसले बन रहे हैं
उस पर आप थोड़ी सी तवज्जो दें। डिवीजन लेवल पे हमें बहुत ज़रूरत है काम करने की। हमारे कम्प्लेक्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। क्रीसेंट कम्प्लेक्स का पता नहीं है किस वक्त जो है वो गिर सकता है। हालांकि यहाँ पे जो हमारे सूबाई वज़ीर हैं वो भी यहाँ पे विज़िट करके गए हैं, उन्होंने भी आर्डर दिए कि इसको जल्द ठीक किया जाए, लेकिन ताहाल अभी तक वहाँ पे कुछ नहीं किया गया। एक इसी चीज़ में थोड़ा सा मैं अपने जो वज़ीर खेल हैं उनको एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अगर आपने ऐलान किया था पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से कि जो बच्चे नेशनल्स में अच्छी पोजीशन लेकर आएंगे, गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, उनको जो है वो 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख देने का ऐलान किया था। तो खुदारा अगर ऐलान किया था तो उन तक पैसे पहुंचा दें। उन तक जो है वो पैसे नहीं पहुंचे, वो सिर्फ ऐलान की हद तक रहे। बच्चे जो है वो मायूस हैं। उनका ये कहना है कि हमने नेशनल गेम में अच्छी कारकर्दगी दिखाई, हालांकि आर्मी, वापटा को और HSC जैसे डिपार्टमेंट्स को हराना बहुत मुश्किल होता है। तो आप एक तो कैंप नहीं करवाते, वो यहाँ से निकल के खेलने के लिए गए, किसी ने ब्रॉन्ज लिया, किसी ने सिल्वर लिया। तो सूबाई वज़ीर साहब अगर आपने ऐलान किया था तो खुदारा उनको जो है वो उनके कैश प्राइज भी हो वहाँ तक उन तक पहुँचा दे, ताकि बच्चे आपको दुआएं भी दें और ये भी कहें कि इतने अच्छे हमारे साथ जो है वो सूबाई वज़ीर पहुँचे। वहाँ पे आज आए तो थे फैसलाबाद, मुलाकात नहीं हुई आपकी? तो उस वक्त जो है वो ऐलान तो हुआ था, बातचीत हुई थी, लेकिन उस वक्त ये नहीं था कि वो कब मिलेंगे। अब तो उम्मीद खत्म होती दिखाई दे रही है। हाथ हल्का रखा हुआ था। नहीं, हाथ हल्का नहीं था। उम्मीद जो है वो दिखाई दे रही थी कि शायद जो है वो मिले, क्योंकि अभी ऐलान जो किया था वो चंद दिन हुए थे ऐलान, और नेशनल से कुछ प्लेयर अभी वापस आ रहे थे। तो मेरे ख्याल में ये था कि इनके लिए स्पेशल, जो बेशक वो कम हुए हैं, लेकिन आपने अगर ऐलान किया है तो आपका हक बनता है उन बच्चों तक जो है वो पहुंचाएं। उनका जो हक बनता है एथिकल है ना, मतलब अनएथिकल है अगर आप। और इतना बड़ा आपने बड़े अच्छे तरीके से टेबल पे बैठ के जिम्मेदारी से कर रहे हैं, जी मेरी तरफ से ऐलान है, जो बच्चा जीत गया उसको 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपया दिया जाएगा। बच्चों ने मेहनत की, पहले तो आपने कैंप नहीं लगवाए। आपकी ये जिम्मेदारी थी कि अगर आपने इतना बड़ा ऐलान करना था तो आपके डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर थे उनका काम था कि यहाँ पे जो है वो कैंप लगाएं, लेकिन कैंप नहीं लगाए। तो कैंप के बाद अगर आप पैसे भी नहीं देंगे तो बच्चे तो फिर सारी बात है, ये दुआएं देंगे कि हमसे जो। अच्छा, हॉकी स्टेडियम वाली ट्रफ कैसी है अब? ठीक है, उसकी सेहत ठीक है? हाँ, उस पर ट्रफ काफी बेहतर है, उस पर काफी काम बुखार नहीं है उसे? नहीं, अब बुखार नहीं है, काफी काम किया। पानी का मसला था, लेकिन पानी के लिए रेन गन लगा दी गई है वहां पे, और खास पानी बुखार उसने ना 12 करोड़ 80 लाख खा जाना था उस बुखार में। वो सारी बात है, अगर उसको हाईलाइट ना किया जाता, हम अपने प्रोग्राम के जरिए और सिटी 41 जिस तरीके से हमेशा करता है। तो तनख्वाहें भी रुकी हैं किसी की? तो मामला तो ऐसे भी हुए? हाँ हनान, कुछ ऐसे ही सूरत हाल कुछ हुई है। कुछ लोगों की जो है वो तनख्वाहें भी जो है वो रोक दी गई हैं। जो कमिश्नर साहिबा की तरफ से एक बाकायदा मीटिंग हुई, और मीटिंग में जो तनख्वाहों का भी एक सिलसिला हुआ, और ऑडिट भी किया जा रहा है कि तमाम चीज़ों का ऑडिट किया जाए ताकि पता चल सके कि कहाँ पे कौन सी जगह पे कितना घपला हुआ। पूरे शहर में ऑडिट हो रहे हैं? पूरे शहर में नहीं, ये डिवीजनल लेवल पे जो डिवीजन के अंडर काम करते हैं लोग, उनका जो है वो ऑडिट किया जा रहा है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल के, क्योंकि डेली बेसिस पे ज़्यादा होते हैं, उसके लिए भी जो है वो अब तनख्वाहें उनको बंद थी 6 माह से, लेकिन अब जो है वो तनख्वाहें उन तक जो है वो पहुँच चुकी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, लेकिन रीजन लेवल की जो तनख्वाहें वो बंद कर दी है। बिल्कुल, डिवीजनल लेवल की तनख्वाहें बंद कर दी है। तो ये मेरा ख्याल है एक अच्छा इनिशिएटिव है, खौफ होना चाहिए इनको। देखें, अगर आप अफसरान ऊपर बैठे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो पूछे उनसे कि आप काम क्यों नहीं कर रहे। ये सिर्फ ये नहीं कि आप ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में बैठ के आपके पास कोई लेटर आया तो आपने कहा कि हाँ ठीक है, ये ऊपर से ऑर्डर आ गया, ये साइन कर दिया, ये करना है, ये नहीं करना। तो ये चीज़ें नहीं होती। हनान, अगर आपने बच्चों को खेलों की तरफ लेके आना है, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि नशे जैसी लानत से जो है वो बच्चों को दूर रखें, एक कंपेन चला रहे हैं DC फैसलाबाद, दूसरी तरफ आप खेलों के मुकाबले नहीं करवा रहे। तो जारी बात है, जो बच्चा खेलों की तरफ नहीं आएगा या वो इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेगा, या तो फिर वो गलत सोबत में बैठेगा, या तो फिर वो नशे जैसी वो जो लानत है उसकी तरफ जाएगा। और आजकल तो बिल्कुल ही मसरूफ़ कर दिया है कि हम अगर पानी भी नीचे से अगर ऊपर बैठे मंगवाना है तो हम फ़ोन करते हैं। फ़ोन एक हमारे पास बैठे हुए हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में बात कर रहे होते हैं हम लोग एक दूसरे से कि एक दूसरे से शरारत करें। तो ये चीज़ें कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। इसको कंट्रोल करने के लिए खेलों के मैदान में बात करना जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ उमैर अजमत मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। उमैर, कहा जाता है कि हर इदारे के अंदर कहीं ना कहीं करप्ट अनासर मौजूद होते हैं।
कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है जो कि कानून के मुताबिक नहीं हो रहा होता। एफबीआर की अगर खास तौर पे बात करें तो इसमें सच्चाई है, सुनने को मिलता है ऐसा कुछ कि फाइल्स को रोकने के लिए, गिरफ्तारियां रोकने के लिए, पर्चों से दूर रहने के लिए कहीं ना कोई रिश्वत चलती है। देखें, एफबीआर का पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स कलेक्टर है और सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन जो है पाकिस्तान में एफबीआर के ज़रिए होती है, वो आईआरएस के ज़रिए हो या फिर कस्टम्स के ज़रिए हो। तो इन दोनों शोबाजात के ज़रिए पाकिस्तान में टैक्स की कलेक्शन सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इस शोबे का या इस महकमे का बराह रास्त ताल्लुक कारोबारी लोगों के साथ है, कारोबार करने वाले तबके के साथ है, टैक्स मामलात के साथ है। तो यहाँ पे ये अनासर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। और जहाँ तक आपने बात की, मैं 100% इससे मुत्तफिक हूँ। काफ़ी हद तक ये काम होता है कि फ़ाइलों को दबा लिया जाता है और इसके एवज़ जो है वो उनकी जेब गर्म कर दी जाती है मुतल्लिका जो मुलाजमीन हैं या अफसरान हैं। और बिलखुसूस ये चीज़ें जो हैं वो नीचे वाले मुलाजमीन जो हैं, निचले मुलाजमीन स्केल 16 या उससे निचले उस क्लास में ज़्यादा पाई जाती हैं बनिस्बत के। अगर हम अफसरान में देखें तो अफसरान की निस्बत जो छोटे मुलाजम हैं उनमें जो रिश्वत है, करप्शन है, वो चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि फील्ड स्टाफ वो है, फील्ड में उन लोगों ने काम करना है, टैक्स गुजारों से। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर सपोज किसी पे एफआईआर होनी होती है तो उसके लिए क्या तरीकाकार होता है? क्या इंस्पेक्टर लेवल पे किया जाता है, कमिश्नर से पूछा जाता है, किस लेवल पे कोई बंदा जो होता है वो इस चीज़ का तयन करता है कि यार इस पे अब एफआईआर जो है वो बनती है, इसने टैक्स रेवेन्यू में चोरी की है या फिर सही असासे डिक्लेयर नहीं किए? ये क्या तयन कैसे करते हैं? इसमें पुलिस और एफबीआर का ये जो निज़ाम है इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। एफबीआर में जो इख्तियारात हैं वो ज़्यादातर ऊपर वाली सतह तक की महदूद हैं या फिर इस्लामाबाद की हद तक महदूद हैं। बेशतर इख्तियारात एफबीआर हेडक्वार्टर के पास ही हैं, या फिर कुछ इख्तियारात हैं जो कि मुतल्लिका फील्ड फॉर्मेशन है उसमें कमिश्नर के पास इख्तियारात होते हैं कि कमिश्नर अगर कोई काम करेगा तो उसके लिए भी वो अपने हेडक्वार्टर से उसकी अप्रूवल लेगा, उसकी अप्रूवल के बाद ही वो एफआईआर देगा। जहां तक आपने बात की कि एफआईआर किस तरह के केसेस में होती है, तो बिलखुसूस इधर फैसलाबाद में सेल्स टैक्स इनवाइसेस का मामला है, वो सामने आता है कि लोग अपनी एक बोगस कंपनी या फर्जी कंपनी जो है वो किसी नाम से रजिस्टर्ड करवाते हैं। सबसे पहले एफबीआर की जो नाहली है या गफलत है वो यहाँ से शुरू होती है। एक बंदा अपना एनटीएन लगवाता है, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाता है, उसके बाद सेल्स टैक्स नंबर लेता है या सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाता है। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि एफबीआर के इंस्पेक्टर जो है वो मुतल्लिका जगह पे जाके उसका फिजिकल तौर पर मुआयना करेगा कि आया कि वो कंपनी जो है या वो दुकान जो है या कारोबार जो है इस जगह पे फिजिकली तौर पे एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। लेकिन होता क्या है कि लोग बाहर से बैठे हुए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और थोड़ा बहुत अमले की जेब गर्म कर दी जाती है, तो कोई चेकिंग नहीं होती। यहाँ से चोरी का आगाज़ हो जाता है। उसके बाद जो कारोबार का फर्जी रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जाली परचेज जाहिर की जाती है, 1-1, 2-2 अरब रुपए तक की जो जाली खरीदारी है वो जाहिर की जाती है और फिर उसके बदले में टैक्स एडजस्टमेंट की जाती है जो कि 18% चल रही है। इससे पहले जीएसटी की शरह जो थी वो 17% थी। तो इस तरह से वो टैक्स चोरी करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जाता है। कई साल बाद पता चलता है कि फलां कंपनी जो थी वो तो फर्जी कंपनी थी या बोगस कंपनी थी और वो जाली सेल्स टैक्स इनवाइसेस का कारोबार करते थे जिससे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जाता रहा। अगर तो उस अमाउंट में जो टैक्स एविजन है वो काफ़ी ज़्यादा हो, मिलियंस में हो या आप कह सकते हैं करोड़ों में हो, तो उसके बाद फिर वो कमिश्नर डिसाइड करता है, उसको मुतल्लिका कंपनी को नोटिस जारी किए जाते हैं फ्रॉड कंपनी को। अगर कोई रिप्लाई नहीं आता तो फिर बाज़ केसेस में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। गिरफ्तारी जो है वो बहुत कम केसेस में, साल में 2 से 3 गिरफ्तारियां जो हैं वो एवरेज एफबीआर की है, वो भी ज़्यादातर आई जो कि इनका इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन जोन है उनकी जानिब से, या एक आध जो है वो मुतल्लिका फील्ड फॉर्मेशन की जानिब से की जाती है। लेकिन जो छोटे केसेस होते हैं या आम केसेस हैं जिनमें कोई टैक्स पेयर जो है वो मुकम्मल तौर पर एग्जिस्ट करता है, कारोबार करता है, टैक्स पे करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी कहीं पे चोरी भी है, तो उसका फिर जब ऑडिट होता है तो ऑडिट में वो चोरी जब पकड़ी जाती है तो उनको नोटिस भेजा जाता है, उसके ज़रिए उनको उनसे टैक्स वसूली रिकवरी की जाती है
और साथ ही साथ उनको जो पेनल्टीज आयद होती हैं वो आयद की जाती है। लेकिन ऐसे केसेस में जहाँ पे जेन्युइन कोई कारोबार एग्जिस्ट करता हो, किसी न किसी हद तक टैक्स आ रहा हो और कुछ टैक्स की एवेजन हो रही हो, वहाँ पे मोस्टली FIR नहीं होती, वहाँ से वैसे ही उनकी जानिब से FPR की जानिब से उन केसेस में केस बना के उसकी तहकीकात की जाती हैं। ताहम बारज़ा क्योंकि जो कारोबारी तबका है उनको भी अपना कारोबार चलाना होता है, गो के टैक्स चोरी होती है, वो या तो फिर FPR के फैसले के मुताबिक अपना टैक्स जमा करवा देते हैं या फिर वो किसी न किसी अपने ट्रिब्यूनल में उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें, ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दें या कमिश्नर अपील के पास चैलेंज कर दें। वो फिर उनके मर्जी होती है वो जहाँ से भी रब्ता कर लें। लेकिन ज़्यादातर जो मुकम्मल तौर पे फ्रॉड कंपनियां होती हैं उनके खिलाफ ही FIR भी लॉन्च होती है और जो गिरफ्तारियां हैं वो भी इसी तरह के केसेस में होती हैं। वफाकी टैक्स मोहतसब में आज तक कितने ऑफिसर्स को सजा मिली? केस तो कईयों के चले होंगे, सजा कितनों को? देखें, अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद की हद तक तो मेरे इल्म में ऐसा कोई नहीं है कि किसी अफसर को वफाकी टैक्स मोहतसब ने, यानी जब से दफ्तर वजूद में आया, एक भी बंदे को सजा कोई सजा दी हो। लाहौर में पिछले माली साल के अंदर और एक दो और शहरों में कुछ अफसरान को ग्रेड 19-20 के अफसरान जो थे, आला अफसरान थे, उनको सजाएं वफाकी टैक्स मोहतसब की जानिब से सुनाई गई हैं और उनकी सिफारिश जो थी वो सदर पाकिस्तान को वफाकी टैक्स मोहतसब की जानिब से की गई थी। लेकिन फैसलाबाद में मेरे इल्म में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ताहम वफाकी टैक्स मोहतसब की जानिब से काफ़ी सारे केसेस में FBR को अहकामात जारी किए गए हैं कि जिनमें टैक्स पेयर्स को रिलीफ फराहम किया गया था। मगर मैं समझता हूँ कि वफाकी टैक्स मोहतसब भी उस तरह से, जिस तरह से पाकिस्तान के दीगर इदारे परफॉर्म करने में नाकाम हैं, उस तरह से वफाकी टैक्स मोहतसब भी अपनी जिम्मेदारियाँ उस तरह से सर अंजाम नहीं दे पा रहा जिस तरह से होनी चाहिए। कितना इनका स्टाफ है, क्या क्या पे स्केल दिया जा रहा है? देखें, वफाकी टैक्स मोहतसब जो है वो इस्लामाबाद में एक वफाक लेवल का ओहदा है जिसपे ग्रेड 21 का या कोई रिटायर्ड जस्टिस हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का या फिर कोई सिविल ऑफिसर जो 22 से रिटायर्ड हो, उनको ये ओहदा मिलता है। कुछ कमिश्नर्स भी हैं रिटायर्ड। और उसके बाद जो दीगर मतलब उनके मतहत दफातर हैं, जिस तरह फैसलाबाद डिवीजन में, लाहौर में, मुल्तान में डिवीजनल सतह पे उनके दफातर खोले गए हैं, वहाँ पे ग्रेड 20 या 21 का जो रिटायर्ड ऑफिसर होता है उसको बतौर एडवाइज़र तकर्री की जाती है। मिसाल के तौर पे फैसलाबाद का कोई टैक्स गुजार है, उसको FBR अफसरान से कोई शिकायत है, उसको कोई टैक्स गलत लगा है, अगर वो समझता है तो वो वफाकी टैक्स मोहतसब के नाम पे एप्लीकेशन जमा करवाएगा, फैसलाबाद ऑफिस में एडवाइज़र के पास जमा करवाएगा और एडवाइज़र जो है वो इब्तदाई तौर पर इस मामले की तहकीकात करेगा कि आया कि ये वाकई केस ठीक है या गलत है, और फिर उसके हवाले से वो सिफारिशात तैयार करके अपने हेड ऑफिस को भिजवा देगा। फिर वहाँ से डायरेक्शन जो है वो FBR को मिलेंगी कि इस केस में फ़लाँ जो टैक्स गुजार है उसको रिलीफ फराहम किया जाए। ये उनका तरीक़ाकार है जो 3 साल के लिए तकर्री की जाती है एडवाइज़र की, और उसके साथ साथ जो दीगर मतहत स्टाफ 6 से 7 लोगों का जो है वो किसी भी दफ्तर में मौजूद होता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अली रज़ा, आप क्या कहेंगे? टैक्स के हवाले से तो हमें काफ़ी गुफ्तगू की, लेकिन मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स के हवाले से हमारे शहर के अंदर कोई इतना अमीर प्लेयर मौजूद ही नहीं है शायद जो सईद अजमल के अलावा जो टैक्स देता हो। और सईद अजमल साहब भी टैक्स देते हैं, कितना का देते हैं, कोई आइडिया है? सईद अजमल भी टैक्स देते हैं, कभी उनकी वैसे आई नहीं है। एक दफ़ा मेरा ख्याल है मेहर भाई ने जो है मैं मेरा ख्याल 1-2 बार स्टोरी दे चुका हूँ सईद अजमल दी थी, लेकिन उसने उसके बाद जो उसके वकला की जानब से जो है वो टैक्स पे कर दिया गया था। देखिए, प्लेयर्स के पास जब कुछ आएगा तो फिर ही वो टैक्स देंगे, जारी बात है। अभी तो उनके लिए अर्निंग आने के लिए कोई वसीला को नज़र नहीं आ रहा, कुछ बनेंगे तो फिर। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, उन्होंने ब्रांड्स अपने बना लिए, सईद अजमल ने भी बनाया। मैं वही कह रहा हूँ, उनको टैक्स आ चुका है और उनको नोटिस बाकायदा तौर पर आ चुका है। मेहर भाई ने इस पर जो है वो इसको हाईलाइट भी किया था और उस हवाले से सईद अजमल से भी मेरी बात हुई थी। उसने कहा था कि मेरे वकला की जानब से जो है वो टैक्स पेड जो रह गया था वो हमने जो है वो अदा कर दिया है, अब हमारे ऊपर जो है वो कोई टैक्स नहीं है। तो अभी जारी बात है आसिफ अली हैं, वो भी दूसरे ममालिक में जो है काउंटिंग वगैरह खेलते हैं। तो आसिफ के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक है नाज़रीन, दोबारा आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद है। अली रज़ा, आसिफ के हवाले से आप बता रहे थे। मैं आसिफ की बात कर रहा था कि आसिफ जो है वो जारी बात है काउंटी खेलते, अब कुछ
ज़ाहिर बात है वो भी अपने हिसाब से बनाएंगे, तो ये एक उनकी अपनी पर्सनल है, हर किसी ने अपने हिसाब से जिसमें उसमें मेरा ख्याल है डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उसकी गेम की मैं बात करूँ तो दिन ब दिन अब जो है वो टीम से तो निकल ही चुके हैं जो दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ काउंटिंग हद तक रह गए हैं, या तो PSL खेला करेंगे तो या फिर दूसरा वर्ल्ड कप जो T20 आ रहा है या एशिया कप आ रहा है उसमें भी कोई दिखाई नहीं दे रहे कि आसफ उसमें जो है वो टीम का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि नए प्लेयर्स जो हैं उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो ये भी हमारे लिए एक सोचने की बात है कि पाकिस्तान की टीम है और फैसलाबाद का एक भी प्लेयर जो है वो पाकिस्तान की टीम की में जो है वो मौजूद नहीं है जो फैसलाबाद की जो है वो नुमाइंदगी कर सके। तो आसफ की कुछ अपनी ही गलतियां हैं जिसके बायस आज वो जो है वो टीम से बाहर है। मेरा ख्याल है एक तो उसका जो अपना एटीट्यूड है वो उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए, और दूसरी बात ये कि जो प्लेयर मेरा ख्याल है यहाँ पे अच्छी गेम नहीं कर सकता वो पाकिस्तान की टीम में नहीं कर सकता। 2-3 बड़े टूर्नामेंट हुए ये वर्ल्ड कप के बाद, जिसमें शेर पंजाब टूर्नामेंट था, एक जो है वो इंटरलूप की जानब से टूर्नामेंट करवाया जाता है, बड़े टूर्नामेंट थे, उसमें एक मैच में 9 रन थे, एक में 12 थे, एक में 14 थे। तो देखें आप जब लोकल लेवल पर ऐसी कारकर्दगी दिखाएंगे तो बड़े लेवल पे तो आपको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब टीम जो है वो पूरे मुल्क से, हमने पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 11 प्लेयर जो है वो मैदान के अंदर जो है वो भेजने हैं, तो जारी बात है हम तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो PCB के जो सेलेक्टर हैं वो तमाम चीज़ें चेक करके जो है वो मैदान के ऊपर जो है भेजेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आसफ को जो कम बैक करना चाहिए, अपना थोड़ा सा एटीट्यूड वो भी कम करना चाहिए, उसके साथ साथ गेम की तरफ जो है वो अब तवज्जो देनी चाहिए, काउंटिंग छोड़े, अपना जो कैंप है पाकिस्तान का उसकी तरफ और जो लोकल लेवल पर अपनी गेम स्टार्ट करे ताकि जो है पाकिस्तान की टीम में दोबारा जो है उनकी वापसी हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मुझे ये बताइएगा एथलेटिक्स के हवाले से हमारे पास कितने ग्राउंड्स फैसलाबाद में मौजूद हैं और उन पे जो हर्डल्स वगैरह यूज़ होती हैं, जो ट्रैक्स हैं वो ठीक हैं या? देखिए नई हर्डल्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं जो मेरा ख्याल है ख़राब हो रही हैं। जो मैदान के जो है वो कम्प्लेक्स बनाया गया है सईद अजमल अकेडमी में, एथलीट्स का ग्राउंड है, तो वहाँ पे ट्रैक पे मेरा ख्याल मैंने नहीं देखी, अगर कोई बड़ा इवेंट हो रीजन लेवल का तो फिर वो उनको निकाला जाता है, तो उनको वहाँ पे गेम करके उसके बाद फिर उसी तरीके से वापस। देखिए अगर आप बच्चों से फ़ीस ले रहे हैं, बच्चे जो वहाँ पे गेम कर रहे हैं वो अपनी बाकायदा तौर पर फ़ीस अदा कर रहे हैं, तो उनको वो तमाम चीज़ें जो है वो देनी चाहिए। अगर हम वहाँ पे वाशरूम की बात की जाए ट्रैक पर, तो वहाँ पे वाशरूम नहीं है जहाँ पे बच्चियाँ खासकर जा सकें, उनको काफ़ी मसाइल होता है। तो पानी का खाता का इंतज़ाम नहीं है जहाँ पे बच्चे जो हैं वो पानी पी सकें, प्लेयर्स हैं उनको घर से पानी लाना पड़ता है। तो ट्रैक का सबसे बड़ा तो एक इशू तो ये भी है कि उसके ऊपर घपला इतना बड़ा हुआ है कि उसकी आज तक इंक्वायरी मुकम्मल ना हो सकी। एंटी करप्शन में केस लगा, बाकायदा तौर पर ये क्लियर हो गया कि इसके अंदर जो है वो घपला हुआ, इंक्वायरी बैठा दी गई, लेकिन वो जो पेपर थे वो रद्दी की नज़र हो गए। मुझे नहीं पता वो कहाँ पर गया है, कोई पूछने वाला नहीं है, वो वैसे के वैसा पड़ा है। अभी एथलीट्स ग्राउंड पे अगर करोड़ों रुपए लगाए गए हैं तो उसका खुदारा ख्याल भी रखना था कि उसको किस तरीके से करना है। इस पर हमारे सेक्रेटरी पंजाब थे एहसान भुट्टा, उन्होंने जो है बाकायदा तौर पर फाइल पुटअप की थी और उन्होंने कहा था कि इसकी जो है वो इंक्वायरी मुकम्मल करके दी जाए। ना तो अब ठेकेदार का पता चलता है, ना तो अफसरान का पता चलता है कि अफसरान का क्या है। और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के जो इंजीनियर साहब हैं या जो भी इनको देखते हैं डेवलपमेंट के अफसरान हैं, वो यहाँ पे आना पसंद नहीं करते, बस उन्होंने बना दिया नाकस मटेरियल के साथ। तो नाकस मटेरियल इस्तेमाल हुआ जो आज कल अगर देखा जाए वहाँ पे एथलीट ट्रैक पर जाके, तो मेरा ख्याल है कि आप वहाँ पे भाग भी नहीं सकते। वो सिर्फ एक दिखाई देता है कि किसी ने पेंट कर दी है ज़मीन के ऊपर, बस वो है, ट्रैक नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइएगा अकेला इकबाल स्टेडियम से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, कोई इसके बारे में खबर है? देखिए ये तो DC ऑफिस के जो अफसरान हैं वो ठीक से बता सकते हैं। अगर उसका देखा जाए तो 2 मेन गेट है, जहाँ पे एक सिंधबाद वाली साइड है, दूसरी फनलैंड वाली साइड है। तो 2 बड़े गेट के अंदर जो भी आता है, जो भी उसमें समाज आता है, उसका जितना भी रेवेन्यू है वो ज़िले इंतज़ामिया के पास ही जाता है। फनलैंड है वहाँ पे, फनलैंड है, सिंधबाद है, इसके साथ कुछ होटल्स भी हैं, दुकानें हैं बहुत ज़्यादा, तमाम ओपन एयर रेस्टोरेंट है, वो भी स्टेडियम के अंदर आता है। तो स्टेडियम के अंदर जितना भी रेवेन्यू है वो जारी बात, इसमें एक दुख की बात ये भी है कि जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो आज तक मेरा ख्याल है मैंने स्टेडियम पे लगता नहीं देखा जिसमें मुझे ये लगे कि शायद स्टेडियम में ये काम किया जा रहा है। कभी पब्लिक हुआ हो ये सारा डाटा, कभी आपने देखा? एक दफ़ा जो है इसका एडिट करवाया था पिछले साल से 2 साल पहले। वो तो दुकानों का हुआ था ना? दुकानों का भी हुआ था, मुकम्मल तौर पर एडिट करवाया गया था। सिंधबाद का भी हुआ था, फनलैंड का भी हुआ था, इसका मुकम्मल एडिट करवाया गया था DC
जो मेरा ख्याल सहेल थे, डीसी साहब थे कोई, उन्होंने सैफ थे, डीसी सैफुल्लाह डोगर, उन्होंने करवाया था और बाकायदा तौर पर एडिट हुआ था, मुकम्मल इंक्वायरी भी हुई थी इस हवाले से। तो ये चीज़ जो है वो की जा रही है चेक, लेकिन मकसद ये है कि हमें ये दिखावे के लिए या ऑडिट हो रहा है या इस पर चेक एंड बैलेंस हम कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए ज़रूरत नहीं है। हमें तो दिखाई देना चाहिए कि कुछ हो रहा है। अगर वहाँ पे रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है तो वो स्टेडियम के अंदर क्यों नहीं लगता। पूरे आप अगर पाकिस्तान की बात करें, छोटे से छोटा स्टेडियम कोई भी, मतलब जहाँ पे मैं कहता हूँ कभी आज तक मैच नहीं हुआ, छोटे से स्टेडियम है, वहाँ पे थड़ा सिस्टम नहीं है। हम बदकिस्मती से आज भी थड़े सिस्टम पे बैठ रहे हैं, वहाँ पे चेयर नहीं है जहाँ पे प्ले जो है वो शायकीन बैठ कर दे, वहाँ पे थड़े बने हुए हैं, थड़े के ऊपर बैठे हुए हैं बेचारे, एक दूसरे के ऊपर बैठा होता है। और दूसरी बात ये कि हमारे लिए ये भी एजाज़ की बात है कि जो पाकिस्तान में क्रिकेट बैन थी, हम बैन की गई थी, तो यहाँ पे एक पाकिस्तान कप हुआ था T20 के नाम से, तो वहाँ की जो फुटेज थी फैसलाबाद की, वो फुटेज उठा के ICC को भेजी गई। ICC ने उसके बाद कहा कि यहाँ पे शायकीन लोग बहुत आते हैं और यहाँ पे जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल करवाने में फैसलाबाद का बहुत अहम रोल है जो ICC ने किया। लेकिन इसमें सबसे बदकिस्मती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग शायद तीसरे बड़े शहर को अपने पाकिस्तान का हिस्सा समझते नहीं है। बिल्कुल ठीक, यहाँ पे मैच नहीं करवाते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। उमैर, लास्ट पे कोई सबमिशन, कोई अच्छे टिप्स देना चाहें आप उन ताजरों को जो कि डरते हैं कि शायद टैक्स नेट में आने से पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाएगी उनको? देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि अगर टैक्स आमदन सरकार के पास होगी तो ही उससे हमारे सरकारी अस्पताल चल सकेंगे, हमारे तालीमी इदारे चल सकेंगे, हमारे बच्चों को तालीम मिल सकेगी। वो सड़कें जहाँ पर हम रोज़ाना दिनदार ट्रैवल करते हैं वो बेहतर हो सकेंगी अगर हमारी आमदन बेहतर होगी। और अगर हम लोग टैक्स नहीं देंगे तो फिर हमारी सिचुएशन वही होगी जो आज हमारे सरकारी तालीमी इदारों की, सरकारी अस्पतालों की सूरत हाल है, सरकारी स्कूलों की सूरत हाल है। और इसके लिए सबसे पहले तो सरकार को टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि वो लोग जो पहले टैक्स दे रहे हैं उन पर बोझ मज़ीद बढ़ाया जाए। और उसके साथ साथ बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ये कि जब आप अपना कारोबार कर रहे हैं, कारोबार से आपको आमदन आ रही है, तो ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते आपकी ये ड्यूटी है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी आमदन में से मुल्क का वो हिस्सा, सरकार का वो हिस्सा जो आपकी जानब टैक्स की सूरत में बनता है वो उसको अदा करें। बिलखुसूस सेल्स टैक्स जो कि आप कंज्यूमर से, यानी कि एक ग्राहक जब ख़रीदारी करने आता है तो उससे 17 या 18% टैक्स वसूल करते हैं, तो कम अज़ कम उसमें चोरी नहीं होनी चाहिए। वो पूरे का पूरा अपनी ईमानदारी के साथ सरकार को जमा करवाएं ताकि हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ सके, जो टैक्स चोरी है उसका दरवाज़ा बंद हो सके और हमारी आमदन बढ़ेगी तो हमारी जो पाकिस्तान की मईशत है, हमारी सूरत हाल है वो बेहतर हो सकेगी, जिससे न सिर्फ हमें फैसिलिटीज़, पाकिस्तानी कौम को, हमारे 24 करोड़ अवाम को अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बल्कि उसके साथ साथ पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में भी हमारा एक पॉजिटिव इमेज जाएगा कि पाकिस्तान में टैक्स चोरी का कल्चर जो है वो ख़त्म हो रहा है और लोग अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए खुद से टैक्स कौमी ख़जाने में जमा करवाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि कोई ऐप भी इंट्रोड्यूस करवाया गया रिटर्न्स फाइल करने के लिए FBR? देखें, ये सारा सिस्टम ऑनलाइन ही होता है। FBR का तमाम सिस्टम जो है वो ऑनलाइन है। अगर आपने मैनुअल इनकम टैक्स रिटर्न होती है, लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो वो उनका आयरस पोर्टल है FBR का, उसके ऊपर मौजूद होती है। वो FBR की जानिब से जारी कर दी गई है। बिल्कुल, पोर्टल के ऊपर जाके आप जो है वो सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन करवा सकते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आज के शो के अंदर आए, ज़बरदस्त सेशन रहा। इसी के साथ नाज़रीन छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है हमारे यहाँ अगर फैसलाबाद की स्पेशली बात की जाए तो इंडस्ट्रियल हब समझा जाता है। पूरे पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है, लेकिन इस इंडस्ट्रियल हब के अंदर अगर तादाद लोगों की देखी जाए 80 लाख से भी ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर चंद हज़ार या चंद लाख लोग जो है वो काम कर रहे हैं। बाकी ऑडियंस कहाँ पे? क्या हमारे यहाँ स्किल्ड ऑडियंस या स्किल्ड
लेबर जो है वो मौजूद है। अगर स्किल्ड लेबर मौजूद है तो क्या इंडस्ट्री नहीं लग रही जिसकी वजह से उनको काम नहीं मिल रहा, या फिर इंडस्ट्रीज लग रही हैं, स्किल्ड लेबर मौजूद नहीं है यहाँ पे। और इसके साथ साथ मुल्क की मैशियत के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, कारोबार किस सिमत जा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर सिचुएशन क्या होगी, तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम जानेंगे। हमारे जो आज के गेस्ट मौजूद हैं उनसे तारुफ मैं आपका करवा दूं, वैसे किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं, हमारे शहर की मारूफ पर्सनैलिटी हैं जनाब राव सिकंदर साहब, आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। राव साहब क्या कहेंगे, स्किल्ड लेबर के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है क्योंकि कहा जाता है आने वाला दौर डिग्रियों का नहीं स्किल्स का होगा, क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया हनान आपका और सिटी 41 का। बड़ा मैं समझता हूँ कि आपने आज जो मौजू सेलेक्ट किया है बड़ा खूबसूरत है, और क्या वजह है कि हम अपनी उस एक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि यंग जनरेशन हमारे पास है और एक बड़ी लाट है जिससे हम फ़ायदा क्यों नहीं उठा सके, ये एक क्वेश्चन है। नंबर 1, हमारी इंडस्ट्री में आपको स्किल लेबर नहीं मिलेगी, इवन कि आपके पास मैनेजमेंट के लोग नहीं हैं, श्रीलंकन लोग हैं आपके, फिलिपाइनी हैं। और यहाँ आप ये देखें आपके जितने बड़े यूनिट्स हैं यहाँ के जो अपना मैनेजर्स हैं वो तमाम आपके श्रीलंकन हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि आपके पास तो हाई मैनेजमेंट भी नहीं है। तो ये आप जहाँ चले जाएं और उसके बाद आ जाएं कि आपको रेलेवेंट वर्कर जिस मशीन के लिए चाहिए वो मिलेगा नहीं आपको। इसकी वजह क्या है? आपके पास 2 अदारे पाकिस्तान में बनाए, नेवटक और टेवटा, जिनका काम ये था कि वो इंडस्ट्री से मिलके उन लोगों को स्किल करेंगे जिनकी डिमांड है, लेकिन उनके साथ बैठ के यहाँ यही है, राइट मैन राइट जॉब है ही नहीं कि आप उनके साथ बैठें कि जी आपको किस ट्रेड में और किस तरह का स्किल्ड वर्कर जो है वो आपको चाहिए। तो उसके मुताबिक अगर इन अदारों में लोगों को स्किल फराहम की जाती तो आज हमारे पास यानी कमी है ये बहुत ज़्यादा। आप किसी फैक्ट्री में चले जाएं, आप किसी अदारे में चले जाएं तो आपको 100% आपको वर्कर नहीं मिलेंगे। बाहर उन्होंने लिख के लगाया होगा एक बैनर सा कि जी हमें वर्कर्स की ज़रूरत है। एक चीज़, इन अदारों के यहाँ भी इंटरनेशनल फंडिंग होती है और गवर्नमेंट पाकिस्तान भी करती है। एक इंटरनेशनल फंड दिया जाता है ये अदारों को कि आप अपने अदारों के अंदर लोगों को स्किल देंगे और उनकी जो पे है वो हम अदा करेंगे। वो इंटरनेशनल अदारे जो हैं वो पे करते हैं और हज़ारों में लाखों में लोगों को कि आप अपने अदारों में इन लोगों को ख़ास करके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कि आप ख़वातीन को एम्पावर करें और इनको आप स्किल दें, तो ख़वातीन की जो तरक्की है उसके लिए। तो लेकिन वहाँ पे भी गफले हैं कि बजाय इसके कि वो वर्कर जो उस फैक्ट्री में काम कर रहा है उसकी अदायगी एक दूसरा अदारा कर रहा है, तो आप उसको स्किल भी दें और उससे काम भी लें। हो क्या रहा है कि ऑलरेडी जो आपके पास वर्कर्स हैं आप उनको ही नॉमिनेट करके एनरोल कर दिया जाता है, करके ले दिया जाता है। ये चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों से देखें, हम ये हमारा घर है, मैं किसी एक को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराता। हम सब ने बैठ के फैसला करना है कि अब इस मुल्क को हमने आगे कैसे लेके जाना। सवाल ये है कि क्या हमने इसी तरह स्टेटस क्वो पे कायम रहना है, इसी तरह इस मुल्क को कर्ज़ों पे चलाना है, हमने भीख मांगते रहना है, हमने लोगों के आगे हमारे देखें कि पूरी वर्ल्ड में हमारी इज्जत क्या है और वो इज्जत क्यों नहीं है। एक ही वजह है कि हम खुद कामचोर हैं, हम अपना काम नहीं करते, हम कमाई नहीं करते, हम लोगों से मांगते हैं कि हमें घर चलाने के लिए आप पैसे दे दें। ये कब तक चलेगा? 75 साल नहीं हुए। आप देखें कि 60 और 70 की दहाई तक यही पाकिस्तान था जिसने जर्मनी को 13 करोड़ डॉलर जो है वो कर्जा दिया था। यही पाकिस्तान था जिसकी तरक्की चाइना देखने आता था। ये तो 70 के बाद हुआ है जो कुछ हुआ है। एक तेज रफ्तार तरक्की जो है दुनिया में पाकिस्तान जा रहा था, जिसमें डैम बने, जिसमें हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स बने, जिसमें आपने बहुत कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है यहाँ चलाई और यहाँ की एक्सपोर्ट जो है और जो तरक्की की रफ्तार थी वो 8 से 10% ग्रोथ थी आपकी एनुअली। तो ये पहिया रुका है हमारा सनत का 70 की दहाई के बाद।
और उससे फिर ऐसा जैसे नेशनलाइज हुआ, ये अदारे हुए, तो उसकी वजह से आपकी तमाम जो वो ग्रोथ थी यकदम रुकी और उसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। ये नहीं है कि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री हम इस तरह कर देते हैं कि जी 75 सालों से हम यही चाह रहे हैं, ऐसा है ही नहीं। आप 47 में हमें आज़ादी मिली है और उसके बाद 70 तक हमारी रफ्तार बिल्कुल बेहतर जा रही थी। जैसे ही हमारा 70 वाला इलेक्शन हुआ और उसके बाद अदारों को नेशनलाइज किया गया, उसके बाद ये सारे मामले हमारे गड़बड़ हुए। तो हमसे तो कोरिया आके अपने डेवलपमेंट के जो 5 साल प्लान थे वो लेके गया है। हमें तो चाइना की पहली फ्लाइट जो है वो PIA ने लेके दी और PIA ने एमिरेट्स और चाइना और मुख्तलिफ जो हमारे चंद बड़े ममालिक हैं उनकी जो एयरलाइंस हैं उनको ट्रेनिंग PIA देता था। हमारे अदारों की इतनी इज्जत थी। ये बड़े आपका तरबेला डैम, आपका मंगला डैम, ये सारे उसी दौर में बने हैं और हमारे पास बिजली भी सरप्लस थी, हमारे अदारे भी बन रहे थे, बड़ी बड़ी मिल्स और फैक्ट्रियां तभी लगी हैं और दुनिया में हमारा जो टेक्सटाइल का शोबा है उसने एक नाम अपना कमाया। तो ये ऐसी नहीं है। अब ये जो हो गया, क्या हमने इसको बैठ के उस लकीर को पीटते रहना है या हमने अब बेहतरी की तरफ जाना है? मैं ये कहता हूं कि जी हमें पिछली इन सारी चीज़ों को हमने तरक्की भी देख ली और हमने तनज़ली भी देख ली है, लेकिन अब चूँकि तब हमारी तादाद बहुत थोड़ी थी, लेकिन अब हम 25 करोड़ लोगों का एक मुल्क है जिसमें हमारे पास एक मैं समझता हूं कि बहुत दुनिया में सबसे यंग लोग जो हैं वो हमारे पास है। अब ये जो नौजवान हैं इनसे हमने फ़ायदा क्या लेना है? 2 चीज़ें हैं। एक है हमारी ज़रूरत हमारे अपने मुल्क की, हमें लेबर चाहिए और हमें इन्हें स्किल करना चाहिए। दूसरा, हमें दुनिया को मैं समझता प्रोड्यूस करनी चाहिए। ये जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है इसको 2 तरीक़ों से ख़त्म किया जा सकता है कि एक तो अपने अदारे जो नए डेवलप करें और उसमें हमारे जो नौजवान हैं जिनके पास हुनर हो और वो हुनरमंद लोग जो हैं वो यहाँ काम करें। अभी आप कोई अच्छा इलेक्ट्रिशियन ढूंढने लगे, आपको वो नहीं मिलेगा, आपको अच्छा प्लम्बर नहीं मिलेगा, आपको कोई भी आप किसी शोबे में चले जाए कारपेंटर अच्छा नहीं मिलेगा। यानी बड़ी ईद गुजरी है, कसाई कौन से? हाँ, कसाई नहीं मिलेंगे। बिल्कुल आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आपके पास तो स्किल मेरा ना इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, मेरा शोरूम है और यकीन माने मैं चूँकि अपने इस शोबा जो हमारा फैसलाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का ग्रुप लीडर भी हूँ, मेरे पास सैकड़ों तादाद के जो दोस्त हैं वो हमारे साथ शामिल हैं। हनान साहब यकीन माने कि हमें कोई अच्छा सेलमैन नहीं मिलता, हमारे पास अच्छा स्टाफ ही नहीं मिलता हमें। अच्छा, सबसे पहले उसके पास स्किल होगी नहीं और वो सबसे पहले अच्छी तनख्वाह जो है वो डिमांड करेगा और उसके बाद मुझे छुट्टियां कितनी मिलेंगी, मुझे AC के कमरे में रहना पड़ेगा और उससे ऊपर फिर वो बददयानत भी होगा। हुनर नहीं होगा पास। हाँ। लेकिन लोग नौकरियों के लिए आप देखें यहाँ पाकिस्तान में। और अच्छा, ये आप एक गौर करें, आपके पास स्किल लेबर की कमी है फैक्ट्री में, मिल्स में, अदारों में, मेरे जैसे जो कारोबार करते हैं शोरूम्स में, किसी का लगा लें, कपड़े का लगा लें, शूज़ का लगा लें, कोई एक दुकान है वहाँ पे आपको अच्छे सेलमैन की ज़रूरत है नहीं है और कमी है हमारे पास, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। लेकिन अभी आप ऑफ़र करें कि आपको जी फलां अदारे में 2 नायब कासद चाहिए, तो वहाँ पे 2000 बंदा, 2 सीटों के लिए 2000 बंदा अप्लाई कर। कम बता रहे हैं। हाँ, मैं वैसे 10-10 हज़ार लोग 2 नायब कासद क्यों करते हैं? उसकी वजह क्या है कि नंबर 1 वो तनख्वाह के लिए काम ही नहीं करते। यहाँ हमारे सरकारी बन चुका है कि अच्छी तनख्वाह भी होगी, साथ में हमने ऊपर से कमाई भी करनी है। तीसरा, हमें एंड पे पेंशन भी मिलनी है और काम हमने करना कोई नहीं है। इन चीज़ों ने लोगों का एक माइंडसेट बना दिया है कि हमने किस तरह, इसके लिए हमें लोगों को कैरेक्टर बिल्डिंग भी करनी चाहिए। और ये किसने करनी है? हमारे लीडर्स ने, वो हमारे मजहबी हों, वो पॉलिटिकल हों या हमारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स हों। यहाँ पे हमने लोगों को एक इस तरह का माइंडसेट बनाना है कि लोग ये कहें
और फिर सबसे बड़ी बात है, हम बार बार बात करते हैं और ये बात हकीकत है, सच है कि दुनिया में पाकिस्तान बना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, इस्लामी रियासत बनी कि ये रियासत हमें क्यों चाहिए। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि हम अपने दीन पे अमल करेंगे, हम आज़ादी से अपने दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। दीन है क्या? दीन इसका नाम नमाज का नहीं है, नमाज फ़र्ज है, आपने पढ़नी है। दीन जो हमें सुबह से लेके शाम तक दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के अमल हैं, अगर हम उस पर पूरे उतरते हैं तो फिर ये मकसद था हमारा पूरा करने का। तो हमें अब आपको जहाँ भी ये कमी, अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इतने अदारे आपने बनाए हैं हनान साहब, चूंकि ये हकीकतें हैं, अब उसमें पिक एंड चूज़ है। नेवटक और टेवटा के साथ जो ऑनलाइन इन मुंसलिक अदारे हैं, वो अगर आप मेरे दोस्त हैं तो मैंने आपको ऑफर करनी है जी, आप एक स्कूल बना लो, आप 20-25 सिलाई मशीनें रख लो, तो आपको जो इनकी सैलरीज हैं या फंडिंग है वो आपको मुहैया हो जाएगी। अब ये सारा झूठ पे मबनी काम चल रहा है। अगर वो एक्चुअल काम करें तो हम कहां पे पहुंच जाते हैं। अभी आप देखें, ये जो यूनान में हुआ है, 400 लोग पाकिस्तानी मर गए हैं और पूरी दुनिया को पता चला है, उसमें आपको एक भी बंगाली नहीं नजर आएगा। मेरा चैलेंज है ना जी, आप भी बता, आप शोबा सहाफत से आपका तल्लक है, मीडिया से आपका तल्लक है, मेरे से ज़्यादा 1000 गुना आप बाखबर हैं। बताएं कभी ये जो कश्तियाँ डूबती हैं उसमें आपको ये कंबोडिया और नाइजेरिया और इन ममालिक के लोग मिलेंगे और पाकिस्तान के मिलेंगे। कभी खबर नहीं हमने सुनी कि उस कश्ती में एक बंदा बंगाली भी था, उस कश्ती में एक इंडियन भी था, उस कश्ती में मालदीव का भी कोई था। यानी हम अपने रीजन के लोगों की बात कर लेते हैं ना। तो हनान साहब, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि यहाँ हमने अच्छा, यही लोग यूनान, इटली और उसके आप सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं वीलॉग्स, और वहाँ पे देखें ये लोग 18-18 घंटे जाके वहाँ पे काम करते हैं खेतों में। पाकिस्तान में खेत में काम करने के लिए आपके पास बंदा ही नहीं है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? आप कभी इस पे प्रोग्राम करें और जाके एनालिसिस करके देखें कि जो खेत का अपना आपका वर्कर है ना जी, उसको क्या तनख्वाह मिलती है इस दौर में? 6000-7000 या रोटी पे, कि आपने उसकी सिर्फ उसको खाना दे रहे हैं और उस पर आप उसको काम ले रहे हैं। अब खाने पे और सिर्फ 6 या 7 हज़ार रुपये महाना पे, मुझे बताएं ज़िंदगी की डोर कैसे चल सकती है? तो क्यों फिर लोग एग्रीकल्चर में आए? वहाँ पे आपके पास वर्कर की कमी इसलिए नहीं है कि लोग काम नहीं करना चाहते। लोग शहर में, आपको अगर सीवर में वासा का सीवर मैन गटर में अगर उतर सकता है, आप गौर करें, ये मेरी बात जो है बड़ी ये काबिले गौर है कि अगर शहर में उस सीवर में जिसमें आप खुद अपना हाथ नहीं डाल सकते, आपके सीवर में, लेकिन एक तीसरा बंदा जो है वो क्यों उतर रहा है? कि आप उसको अच्छी सैलरी दे रहे हैं, आप उसको 50,000 सैलरी माना दे रहे हो, तो वो उसमें भी उतर जाता है। तो वो साफ सुथरी एग्रीकल्चर क्यों नहीं वो कर सकता? इसलिए कि वहां आपने उसको दिया ही कुछ नहीं है, तो वो फिर उसकी जिंदगी की डोर ही नहीं चलती, तो वो क्यों काम करेगा? आपके पास लाखों एकड़ जमीन पड़ी हुई है, आप बाहर से दालें इंपोर्ट करते हैं, आप गंदम इंपोर्ट करते हैं, आप सोयाबीन इंपोर्ट करते हैं। आप एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए ज़रई मुल्क हो जिसकी 70% आबादी का दारोमदार जो है वो ज़राअत से मुंसलिक हो, और फिर वो दरामद करें हर वो चीज़, ऑयल सीड्स हैं, ये काबिल गौर चीज़ है। ये दालें वगैरह अगर हम काश्त करते हैं तो इससे ज़मीन की ज़रखेज़ी भी बढ़ती है। ज़मीन की ज़रखेज़ी, लोगों को रोज़गार, और पाकिस्तान खुद कफील। और दूसरा आपको जो उसके लिए यहाँ पे गंदम के रेट जब निकलते हैं तो साथ ही नीयत चेंज हो जाती है, उनका होता है अगले साल भी रेट अच्छा मिलना है, गंदम ही बीज दो। हाँ जी, चलो उसका देखें पूरी दुनिया में है। अब रशिया जो है वो जितनी गंदम प्रोड्यूस करता है वो सारी खुद तो नहीं, पूरी दुनिया को वो सप्लाई देते हैं, मुख्तलिफ ममालिक हैं, तो वो गवर्नमेंट वहाँ पे उन्हें कवर देती है। गवर्नमेंट उनको ये सिक्योरिटी फराहम करती है कि हम आपसे ये ख़रीदेंगे और हम बाहर बेच देंगे। ये देखें, आपने अगर सरप्लस है,
आपसे जायद जो भी। लेकिन यहाँ आपने देखा होगा कि जो ज़िमींदारों से गंदम खरीदी उसमें कितना, आप सिंध में देखें कि वहाँ लाखों बोरियां जो चूहे खा जाते हैं, वो कहते हैं चूहे खा गए जी। ये हमारी जो बदयांती है उसने भी हमारे मुल्क को इस सिलसिले में सारे में इस तरह अब ना ये घनचक्कर बन चुका है कि इसको संभालने के लिए हमें कम से कम अपनी यूथ को संभालना पड़ेगा। इस यूथ की मैं समझता हूँ कि ज़रूरियात ये हैं कि एजुकेशन आपने इनको दे दी। लेकिन अच्छा, चाइना की मैं आपको ये वर्कर के हवाले से, मेरा ना शोरूम एक बनना था मोबाइल फ़ोन का, चाइनीज़ आया, ओप्पो फ़ोन का ना जी, चाइनीज़ आया तो हमने कहा कि यार ये अकेला ही बंदा आ गया, उसने वो इंग्लिश बोलता है चाइनीज़ के साथ, तो उसने कहा जी मुझे एक आप अपना हेल्पर चाहिए, तो उसकी मैं पेमेंट करूँगा। वो हेल्पर उसको दे दिया गया। तो हमने सोचा यार ये एक ही इसके पास स्किल होगी, लेकिन यकीन माने हनान कि वो शुरू हुआ तो बस फिर हाँ, फिर उसने कंप्लीट कर, वो इलेक्ट्रिशियन खुद था, वो कारपेंटर खुद था, वो मैसन खुद था, उसने अच्छा वो पेंटर खुद था, हर चीज की स्किल उसके पास थी। और वो सुबह अर्ली 7 बजे शुरू होता था और रात गए तक वो काम करता था। अच्छा, अकेला ही लगा हुआ है, उसने हर चीज जो है वो खुद उसने टाइलें लगाई हैं, खुद उसने पेंट किया है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, 4-5 स्किल एक बंदे के पास थी। ये नहीं है कि पेंटर कोई और आया है, नीचे मिस्त्री लगाने वाला, टाइलें लगाने वाला कोई और आया है, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिशियन कोई, सारे काम, इवन के उसने एसी की फिटिंग भी खुद की है, उसने पंखे ये वो तैयार, बल्कि बाहर बोर्ड लगा के हमें वेल्डिंग प्लांट भी, स्मार्ट वेल्डिंग प्लांट उसके पास था जिससे वो काम सारे करता। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। तो हमारे पास वो कौम कैसे डूबेगी? कैसे डूबेगी, ये है 4-5 हुनर वो सिखाते हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो हुनर से भागते हैं जब तक हमने इनको ये नहीं। अब यहां से भी जो बाहर जा रहे हैं बच्चे, और ये कश्ती वाले जो हादसे हैं, उनमें सारे किसी के पास स्किल नहीं है, बस वो बिल्कुल जुगाड़ लगाने जा रहे हैं, बिल्कुल डफर, जिनके पास कोई, उनको पता ही नहीं है कि मैंने काम किया। अच्छा, बाहर भी आप चले जाएं, आप देखें इंडिया की एक रियासत जो है वो पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर, उससे ज्यादा उसकी आमदनी एक रियासत की, और वो आईटी। हम देखें आईटी का पूरी दुनिया में ज़रूरत है। हमारे पास कितने एक्सपर्ट्स हैं आईटी के। अच्छा, आप अच्छे भले प्रोफेसर को कह लेना जी कि ये मुझे मैसेज कर दें या ऐसे कर दें, वो कहेगा मुझे मोबाइल का ही नहीं पता। आप छोड़ें कंप्यूटर को चलाना सीखा है या उसने लैपटॉप सीख करने में, उसका अपना मोबाइल जो उसके पास है उससे वो मैसेज ही नहीं कर सकता। ये है हमारी स्किल। हमने जब इन चीज़ों से नहीं निकलना तो हनान साहब हम तरक्की नहीं कर सकते। अगर हमने तरक्की करनी है तो अपनी यूथ को पहले हमने हुनरमंद बनाना है, और इसे हमने ये चीज़ें बावर करानी है कि अब आपने अपने घर को भी अगर तरक्की की मराज पे लेके जाना है तो फिर आपने काम, कायदे आज़म ने तो कहा था कि हमने काम 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 बस काम करना है। तो हम कितने लोग हैं जो इस एक बात पे अमल करते हैं और उससे आगे आ जाएं। 1400 साल पहले अल्लाह ताला के सबसे प्यारे नबी ने ये नहीं खुद बताया कि जाओ जी कुल्हाड़ा लेके आओ, बेच दो इसकी ज़रा, और इसे लकड़ियां काटना सिखाओ। उसे उन्होंने कहा आप हुनर सीखो, आप काम करो। तजारत तो उन्होंने बता दी। तो तजारत यही है कि हम कोई काम करें, हुनर करें, और उसी से ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर आप ये अदारे काम नहीं कर रहे, अगर ये अदारे काम कर रहे होते तो आज हमारे पास किसी चीज़ की कमी ना होती। बिल्कुल, इस पर मजीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है ना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राव सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं और स्किल्ड लेबर के ऊपर जो है वो डिस्कशन उनके साथ हो रही थी। तो राव साहब मुझे बताएं, स्टिल इन फैसलाबाद इंडस्ट्री को देखते हुए आपकी नज़र में कितने लोग मज़ीद स्किल्ड चाहिए, कितने हज़ार या कितने लाख? देखें हनान, एक तो चीज़ है कि हमारे पास काटेज इंडस्ट्री है, एक तो पावर लूम इंडस्ट्री है, हमारे पास साइजिंग है, हमारे पास डाइंग एंड प्रिंटिंग है, और इसके बाद जैसे मैंने कहा कि ये तो एक अदारे हैं। आपके पास एसएमई सेक्टर है जिसमें हज़ारों लोगों की ज़रूरत है। जिस तरह मैंने बताया, अच्छे सेलमैन की ज़रूरत है, अच्छे अकाउंटेंट की ज़रूरत है, अच्छे स्वीपर की ज़रूरत है, अच्छे क्लीनर की ज़रूरत है, अच्छे लोडर की ज़रूरत है।
बहुत सारे लोगों की जरूरत है। कंपटीशन तो है। ये इसमें आप अच्छा घर में अच्छा आपको नौकरानी नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ा इशू है भाई। हाँ, ये अब बहुत बड़ा ये माफिया है। ईमानदार और अच्छी काम अच्छा कर नहीं, रहा है। उसको देखे आप ये फिलिपाइनी लोग हैं, पूरे मिडल ईस्ट में वो छाए हुए हैं। आया नहीं आपको अच्छी मिलेगी, आपको बर्तन धोने वाली अच्छी नहीं मिलेगी, आपको कपड़े धोने वाली अच्छी नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो वो चोर मिलेगी। अच्छा ये फिर माफिया है, वो ये वर्कर सप्लाई करने वाली औरतें वो पहले आपसे एडवांस लेंगी और उसके बाद 2-3 महीने के बाद वो चोरी भी करेंगी, उसके बाद आप पे इल्ज़ाम भी लगाएंगी, FIR भी करवा देंगी। तो ये हमारे सामने रोज़मर्रा के हो रहे हैं सिलसिले। हम इन चीज़ों से निकलेंगे बाहर तो फिर ही तरक्की करेंगे ना। ये लाखों में ज़रूरत है। अभी आप किसी अदारे में चले जाएं, हालांकि ये मैं समझता हूं कि इंडस्ट्री का सबसे मुश्किल 3 साल गुजर रहा है, जिसमें आपकी इंडस्ट्री जो कि 6-7% ग्रो कर रही थी वो माइनस पे चली गई है। वो इंटरनेशनल रिसेशन भी है, आपका IMF के साथ बर वक्त एग्रीमेंट ना होना भी है, और उसके साथ साथ आपने उनसे जो वादे किए हैं सब्सिडाइज रेट पे आपको टैरिफ मिल रहा था इलेक्ट्रिसिटी का और गैस का, उससे विड्रा जो है वो भी एक आंसर है बहुत बड़ा कि आपने अपनी इंडस्ट्री को आप एक वाघा बॉर्डर पे जहाँ पे हम शाम को 5 बजे मुजाहरा देखते हैं टांगें ऊंची करने का और एड़ियाँ धड़म से मारने का, एक तरफ आपको जाएं तो इंडस्ट्री को कितने लो रेट पे बिजली और गैस मुहैया हो रही है, वहाँ पे किस तरह इंडस्ट्री को फैसिलिटेट किया जा रहा है। अभी जो मोदी ने वाशिंगटन में जो उनकी कांग्रेस से खिताब किया, आपने भी सुना होगा, हम सब ने देखा है, तो वहाँ उसने फखरिया बताया कि जब मैं आया था तो इंडिया जो है उसका जो रेटिंग थी वो 10% ग्रोथ थी, 10वें नंबर पे मईशत थी पूरी दुनिया में, 10वें नंबर की मईशत थी पूरी दुनिया में। और जिस वक्त 10 साल के बाद आज मैं वो कह रहा था कि जब आपके सामने खड़ा हूं तो मेरी 5वीं बड़ी मईशत है पूरी दुनिया में, और उसने कहा कि सून जल्दी आप देखेंगे कि 3री बड़ी मईशत होगी अपना इंडिया। तो इससे हमें सबक सीखना चाहिए। ये नहीं है बड़े तल्ख लफ्ज के, हाँ बड़े तल्ख हैं, और उसने कहा जी पाकिस्तान को छोड़ दें, पाकिस्तान को छोड़ दो, मैं तो उसका जिक्र खुद मर जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हम ट्रेड में पीछे हैं। हम जब तक तजारत में आगे नहीं जाएंगे, वो किस लिए ललकार रहा था, वो किस लिए बातें प्राउडली लड़ाई नहीं बनती उनके, प्राउडली, हाँ जी प्राउडली क्यों कह, अच्छा ये बिल्कुल सेम ऐसे है। अब जंग वो भी नहीं करना चाहता। जंग में क्या रखा है? उसने कहा जंग ऐसी लड़ो कि ये पैसे की जंग लड़ो, ये मईशत की जंग लड़ो, ये कारोबार की जंग लड़ो, पूरी दुनिया। अब जहां भी वो जाता है, हम जहां जाते हैं तो वो हमसे मुंह छुपाते हैं कि ये हमसे कुछ मांगने आए हैं, तो उसके लिए वो रेड कारपेट क्यों बिछाया जाता है? वो इसलिए कि वो लोगों की तवक्कुआत पे पूरे उतरे हैं। हमें उतरना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री के हवाले से क्या कहेंगे? हमें फैसलाबाद को इंडस्ट्रियल हब है तो इसे मजीद स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है? देखिए ये 25 साल पहले आपने देखा होगा कि फैसलाबाद इंडस्ट्रियल एस्टेट फेडमक जो है वो तकरीबन 3500 एकड़ पे बना था। उसके बाद ये इसमें और इन्हांसमेंट हुई तो ये 8000 एकड़ पे अल्लामा इकबाल साहब में मिला के, और 25 साल गुजर गए हैं। अभी वहाँ पे 20% भी इंडस्ट्री नहीं आपकी लग सकी, और उस जाएं वहाँ पे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, CPEC आ रहा है, ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये हम ना ज़बानी जमा खर्च ज़्यादा करते हैं। अब देखें, आपने लोगों ने आपसे जगह ले ली कि मैं यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ। हनान साहब आप मुझे बताएं कि इंडस्ट्री किस तरह लगेगी? वहाँ पे आपने बिजली प्रोवाइड कर दी है, आपने गैस दे दी है, आपने सीवर बिछा दिया है, आपने 24 आवर जो उन चीज़ों को, जो चीज़ें उन्हें रिक्वायर्ड थी वो आपने मुहैया कर दी हैं। तो फिर तो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसका कसूर है कि जी वो उसने इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाई। आपने वो बुनियादी जो चीज़ें हैं आप वो ही नहीं दे रहे, वो कहाँ से उसको इंडस्ट्री को चलाएगा? अब ये 25 साल में भी हम इसे बेहतर नहीं कर सके। यहाँ लाखों लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ये हमें उठा सकता है। ये पूरे मुल्क का, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 8000 एकड़ पे जब ये सारा फंक्शनल हो गया ना जी बिजनेस,
तो ये पूरे पाकिस्तान क्या बोझ उठा लेगा, इसकी तरक्की में ये ममदो मुआवन साबित होगा। लेकिन इसके लिए बात किसने करनी है? अब हमारे इस शहर की एक प्रॉब्लम है जिसमें मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर और एक आम शहरी होने के हैसियत से हमेशा ये बात करता हूं कि हमें कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं मिली जो हमारी आवाज़ उठा सके, हमारे लिए बात कर सके। हमें ये सहूलियात किसी एक बंदे को नहीं चाहिए। आपने अगर एक इंडस्ट्री, अगर एक फैक्ट्री को, एक मिल को अगर आपने बिजली का कनेक्शन लेके दे दिया, आपने गैस का कनेक्शन लेके दे दिया, उसको आपने फंक्शन करने में अपना रोल प्ले कर दिया, तो हनान साहब उसका मतलब है कि आपने 10,000 लोगों को रोजगार दे दिया डायरेक्टली, जो वहां पे काम कर रहे हैं। उससे रिलेट जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं 28-30 के करीब बन जाती हैं एक इंडस्ट्री के साथ, जो वेंडर्स होते हैं मुख्तलिफ लाने वाले, देने वाले, करने वाले, तो वहां पे आपको 10-15 हज़ार लोग और एंगेज हो जाते हैं। एक मिल जो है वो 20-25 हज़ार लोगों का रोजगार का बायस बन जाती है। तो उसने फिर आपको फॉरेन जो रिजर्व्स हैं वो आपके देखें आप किस तरह हाई करते हैं। तो हमें इन लोगों के, दूसरी बात है कि मैं हमेशा करता हूं कि जब तक आप स्टेक होल्डर्स को साथ लेके नहीं चलेंगे और फ्रेंडली पॉलिसीज इनके साथ बैठ के नहीं बनाएंगे, तब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अब बाबू डेस्क पे बैठ के अपने एसी रूम में बैठ के पॉलिसी बनाता है, उसने जब कारोबार ही नहीं किया, उसको पता ही नहीं है कि मैंने कारोबार किस तरह करना है, फैक्ट्री किस तरह चलनी है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसको किस तरह हमने सॉल्व करना है, उस तरह हमने वन विंडो ऑपरेशन किस तरह लेके जाना है। आप उन लोगों को लेके बैठे। अच्छा, यहां हमारे एक बन चुका है जी, हमारा सनतकार चोर है, हमारा ताजर चोर है। भाई किसने चोर किया उसको? आप जितनी हर्डल्स उसके सामने खड़ी कर देते हो और पैसे के बगैर उसका एक काम नहीं होता। आप खुद रास्ता देते हो। आपने कोई एनओसी देना है, आप, मेरा चैलेंज है ना जी, बताएं, लेके आए कोई एक बंदा हमारा इंडस्ट्री से वाबस्ता भी, या ताजर कोई अपना काम करवाने जाए, तो किसी एक का काम जो है को बगैर रिश्वत के हो रहा हो, आप उसको नोटिस कर देते हैं, आप उससे पैसे लेते हैं और फिर उसका काम होता है। जब आप खुद रास्ता देते हो, आप उसको खुद बता रहे हो कि मैंने आपका रिश्वत लेके काम किया, अब आपने भी इसी तरह करना है। तो ये सबसे पहले ये जो सरकार के महकमे हैं, ये सीधे हों, ये राय रास्त पे आएँ और ये सोचें कि यार हमने इस मुल्क को आगे लेके चलना है, तो लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। कभी भी ताजर चोर नहीं होता, कभी भी सनतकार चोर नहीं होता। उसने तो आपके लिए इंडस्ट्री लगाई है, अब आप उससे बैठे, उसको बताएं। अच्छा, इसका मिनिस्टर जो होगा इससे रेलेवेंट नहीं होगा, वो खुद काम नहीं करता होगा। आपने एग्रीकल्चर का जो मिनिस्टर लगाया होगा उसका एग्रीकल्चर से दूर दूर से वास्ता नहीं होगा। आपने जो इंडस्ट्री का मिनिस्टर लगाना है उसकी अपनी इंडस्ट्री नहीं होगी, भी उसकी इंडस्ट्री होगी, वो इंडस्ट्रियलिस्ट के जो मैं समझता हूँ मसाइल हैं उनको बेहतर तरीके से समझता है और उनको वो हल भी करवा देगा। वो लोगों को आगे लेके चलेगा, वो लोगों के समझते हैं कि यार मैंने, और ये वो लोग हैं हनान साहब जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और इन्होंने अंपायर्स खड़ी की हैं। तो ये कितने, मैं इन्हें काबिल तहसीन लोग समझता हूं। बिल्कुल, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ राव सिकंदर साहब मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। राव साहब, टैक्स के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन जहां टैक्स चोरी की बात आती है, मैं नहीं कहता कि बहुत सारे ताजर इसमें इन्वॉल्व हैं ये वो, लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम सिर्फ घंटाघर को देख लें, आपकी भी नज़र होती है सारे ताजरों पे, कितने एसएमई सेक्टर या बड़े सेक्टर से रिलेटेड वहाँ पे काम करने वाले बंदे हैं जो कि टैक्स पेयर हैं, और जो हैं क्या वो ठीक टैक्स दे रहे हैं? अकेले कारखाना बाजार की बात करें तो अरबों रुपए का कारोबार रोजाना की बुनियाद पे होता है, कई हाथ माल बिकता है, कहाँ जाता है टैक्स? मैं आपसे एग्री हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, आपने मैंने चैम्बर में पिछले 10 साल से इस बात पे अपना बाकायदा एक कैंपेन चलाई कि जी आप जब किसी को जो अपना कारोबार करना चाहता है, कमर्शियल आपसे अप्लाई करता है, जी मैं मीटर लगवाना चाहता हूँ,
सबसे पहले डिमांड करें कि उसके पास एनटीएन है, NTN हो। उसने रिटर्न फाइल करनी है। अच्छा एनटीएन है, उसको लगा दें। अगले साल अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करता, डिस्कनेक्ट करें उसको। क्यों नहीं करते भाई? एक आसान टूल है आपके पास। अच्छा, ये बिजली को हर चीज में इन्वॉल्व किया जाता है, अगर इसको हर चीज में इन्वॉल्व कर लिया जाए टैक्स के हवाले से, मेरा ख्याल है सारा मुल्क टैक्स देना शुरू अच्छा कर उसमें ये है ना कि इसके बगैर जिंदगी नहीं है। अब बिजली एक ऐसा मैं समझता हूं आर्टिकल है कि जिसके बगैर आपकी जिंदगी नहीं है। अनान साहब आप देखें, मैंने जो बात की है इस पे गौर करें कि अगर बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता तो आप उसका मीटर डिस्कनेक्ट कर दें और उसको मैं से ब्लैकलिस्ट कर दें। अच्छा उसके फायदा भी करें। फिर बात वही ना, वन विंडो ऑपरेशन चाहिए। यही मैं कहता हूं, देखें कौमें कैसे बनती हैं। जब तक आप, एक है बात कि आप किसी को जुबान से कहें। अच्छा ये तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असूल बताया है कि आप अपने बच्चे को नमाज के लिए मोहब्बत से कहें। 7 साल का हो गया, नहीं पढ़ता, कान से पकड़ के कहें, नहीं कहता उसके पटाई करके उसे कहें जी ये करना है आपने। तो ये चीज़ें हैं कि अब ये मुल्क हमने क्या कर्ज़ों पे चलाना है, क्या हमने दुनिया से भीख मांग के चलाना है? तो वो लोग कैसे काबिल रहम है जो टैक्स ही नहीं पे करते। मैं कहता हूं जी कि बिल्कुल उस बंदे को कोई कारोबार करने की इजाज़त नहीं होना चाहिए जो बंदा टैक्स नहीं कहता। और ये जो बंदे कहते हैं जी कि हम सुबह माचिस की डिब्बिया से लेकर शाम तक की चीज़ों का टैक्स देते हैं, वो भाई और चीज़ है। आपकी अपनी आमदन पे आपने टैक्स देना है। आप इस चादर के पीछे क्यों छुपते हो? जो ये बंदे बात करते हैं हम तो सारा दिन टैक्स देते हैं। भाई आपने वो चीज़ अगर माचिस चाहिए तो आपने वो खरीदी है, वो टैक्स माचिस की फैक्ट्री वाले ने पे की है। अगर आपने टैक्स कौन सा है? टैक्स वो है जो आपने अपनी कमाई की है, उसमें से जो आपका हिस्सा बनता है टैक्स का, वो आपने देना है। हम वो देते नहीं है। आगे आ जाए, गवर्नमेंट ने ये खुद विंडोज खोली हुई हैं चोरी की और बदयांती की। मसलन एक बंदा गाड़ी ले रहा है, V8 ले रहा है, अब वो फाइलर नहीं है, वो करते क्या है कि उसी वक्त वो 1000 रुपये का चलान फॉर्म भरता है इस मोबाइल से और ऑनलाइन ही वो अपना पे करके तो एनटीएन ले लेता, वहां पे एनटीएन आ गया। अब मैं यहां पे कहता हूं कि जो कमर्शियल मीटर जो अप्लाई करेगा वो 1 साल के बाद रिटर्न फाइल करेगा। लेकिन हनान साहब जो V8 ले रहा है 6 करोड़ की, 8 करोड़ की, 4 करोड़ की, 14 की होगी, मैं कहता हूं जी 14 करोड़ की, जो भी एक एग्जांपल ही दे रहा हूं ना जी, वो उस बंदे से पहले पूछा जाए तेरे पास व्हाइट मनी कहां से आई है। नेवर, उसे कोई इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो टैक्स तो 1 रुपया ना दे और V8 लेके घूमे, टैक्स 1 रुपया ना दे और अब्रॉड वो पूरी फैमिली को लेके जाके यूरोप के ट्रिप करे। क्यों करे? हाँ वो करे, उसका हक है। अगर वो यहां पे टैक्स मनी ऐसी अदा करता है कि जिसके पास ये पैसा वाइट मनी में है और वो खर्च करे, जरूर होना चाहिए। हमने यहां इस मुल्क में कोई पूछने वाला ही नहीं है और पूछने वाले खुद इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये करते नहीं है। अभी फैसलाबाद शहर में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं कि वहां पे करोड़ों रुपए की जायदाद जो है 1200 रुपए के स्टाम्प पे बिकती है। स्टिल है। हाँ, कंप्यूटराइज भी नहीं है चीज। नहीं, आप छोड़ें जी, कोई रजिस्ट्री नहीं है, गवर्नमेंट की जगह लोग बैठे हुए हैं। भाई आप 75 साल से उनसे कुछ भी नहीं ले रहे, आप ये लगाएं उनको, अभी मार्केट रेट लगाएं, जब वो बैठे हैं आपने उठाना भी नहीं है। इस्लामाबाद के कई इलाके ऐसे मैं कहता हूं जी हम एक एरियाज क्यों कहते हैं, फैसलाबाद के 20 एरियाज ऐसे हैं। मैं कहता हूं जब गवर्नमेंट को पता नहीं है, गवर्नमेंट को खुद पता है कि कौन से एरियाज हैं जहां पे लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन करोड़ों रुपए की वो जायदाद बेचते हैं 1200 रुपए स्टाम्प के। जब आपने खुद विंडोज खोली हुई हैं, ये फाइलर नॉन फाइलर वाला चैप्टर क्लोज होना चाहिए। नान साहब ये गवर्नमेंट कर दे कि गाड़ी लेगा जो रिटर्न फाइल करता है, जो अपनी इनकम शो करेगा गाड़ी वो लेगा, बाहर यूरोप ट्रिप पे वो जाएगा, जिसके पास व्हाइट मनी होगी फिर पीआई का टिकट उसे यहाँ एयरलाइन का मिलेगा, फिर वो दुबई जाएगा। ये तो ऐसे जाते हैं जैसे हम जुमरा नहीं जा सकते, जैसे ये सारा दिन फिरते हैं दुबई में। तो ये सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए कि हमने टैक्स लेना किस तरह है
और फिर दूसरा जो टैक्स दे भी रहे हैं लोग सोचते हैं कि यार मेरा टैक्स तो मेरे ऊपर लगता ही नहीं है। अब फैसलाबाद से कितना टैक्स इकट्ठा होता है, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स ही आप लगा लें, अरबों रुपए यहां से इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो फैसलाबाद के आप देख लें, मेट्रो आपके पास नहीं है, हाई कोर्ट बेंच आपके पास नहीं है, रिंग रोड आपके पास नहीं है, एयरपोर्ट उसकी स्टिप बड़ी नहीं है कि यहां पे बोइंग जहाज नहीं उतर सकता। ये फैसलाबाद की तरक्की है। तो हमें इन पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, रेवेन्यू जनरेट करने वाला, और इसके पास सहूलियात क्या है। हम तो एक बिल्कुल, ये गांव थोड़ा सा बेहतर हुआ है, ये शहर नहीं बन सका। ना शहर की यहां सहूलियात है, ना शहर का यहां एनवायरनमेंट है, ना शहर की अब तकरीबन सराउंडिंग एरिया आप डाल लें इस डिवीजन का, 1.5 करोड़ लोगों की आबादी का ये डिवीजन है। इन लोगों को हाईकोर्ट बेंच पिछले 30 साल से हम कह रहे हैं कि जी हमें यहाँ हाईकोर्ट बेंच दिया जाए, और सारा एरिया वो नहीं हमें मिल रहा। आप छोटे छोटे शहर देखें, आप मुल्तान देखें, वहां पे हाईकोर्ट बेंच, और उसके साथ बहावलपुर 100 किलोमीटर पे जाके फिर एक बेंच। उनकी आबादी और दोनों की मिला लें तो फैसलाबाद की आधी भी नहीं बनती। तो अच्छा, आपने मुल्तान में भी मेट्रो है, मुल्तान में तमाम सहूलियात हैं, यहाँ फैसलाबाद में क्यों नहीं है? पिंडी हमसे छोटा शहर है, वहाँ पे मेट्रो है, लाहौर में ऑरेंज भी है, मेट्रो भी है, फैसलाबाद में कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े रिंग रोड हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पे होते हैं, यहाँ फैसलाबाद में कुछ भी नहीं है। आप ये सारी चीज़ें हमारे साथ नाइंसाफ़ी भी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम सब ने बैठ के, आपस में मिल बैठ के एक टेबल पे यहाँ के मैं एक मैसेज आपके ज़रिए और देना चाहता हूँ कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, कभी यहां मिल बैठ के इसलिए नहीं बैठे कि आए जी, एक तो फैसलाबाद शहर की, ये अपने अपने हलकों के लीडर हैं, ये पाकिस्तान लेवल तो बहुत दूर की बात है, ये शहर के लीडर भी नहीं है। इन्होंने शहर का कोई प्रोजेक्ट नहीं देना बैठ के। जो एमएनए एमपीए होगा, जो मिनिस्टर होगा, सिर्फ वो जिसका हलका है वो उसके लिए बात करेगा कि इसमें हर चीज लगा दो ताकि मुझे वहां से वोट मिल जाए, लेकिन वो शहर के लिए बात नहीं करता। कभी इन्होंने मिल बैठ के, एक और बात जो मैं कहनी चाहता हूं कि इन्होंने ये बैठे हों, इन्होंने मीटिंग की हो कि यार आओ हम मिल बैठे, हम पाकिस्तान के चोटी के ऑफिसर, वो पुलिस के हों, वो कमिश्नर हो, वो डीसी हो, वो महकमा नहर के हों, वो हमारे सीटीओ ट्रैफिक के हों, या जो भी हमें चाहिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं पुलिस के, या पुलिस के एसएचओस, पाकिस्तान के नहीं, पंजाब के बेहतरीन वो लेके आए यहाँ पे, नहीं लेके आएंगे। किसको लाएंगे? आपने कि जो मेरा काम करे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दे इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।